ठंड में 5 गरीब बहू का लकड़ी का घर। साहब, आपके घर से रिश्ता जोड़ने के लिए कौन ही इनकार करेगा। भला मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन आप एक बार फिर से सोच लीजिए कि आपकी 5 बेटियां हमारे इस गरीब खाने में रह पाएंगी। देखो बहन जी, मुझे अपनी 5 बेटियों की शादी इज्जतदार और शरीफ खानदान में करनी है, जो कि मुझे अभी तक कहीं नहीं मिल रहा। आप लोग थोड़े गरीब हो, ये बात मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी 5 बेटियों की शादी में खूब सारा दहेज का सामान होगा, ताकि आप लोग इसे अपना एक पक्का मकान बना सको। मुखिया जी, हम आपके घर से एक तिनका भी नहीं लेंगे, नहीं तो गांव के सभी लोग हमसे यही कहेंगे कि हमने इसीलिए आपकी बेटियों की शादी अपने बेटों से करवा दी, क्योंकि आपने बहुत सारा दान दहेज दिया। आपको पता होगा कि हम इज्जत से खाने वाले लोग हैं, हम लोगों के कहे शब्दों को नहीं सुन पाएंगे। आप लोगों की इसी सोच की वजह से तो मैं अपनी 5 बेटों की शादी इस घर में कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी है, इस घर में बहुत सुख से रहेंगी। मुखिया अपनी 5 बेटियों की शादी दुर्गेश और उर्मिला के 5 बेटों से कर देता है, जिसके बाद 5 बेटियां बहू बनकर उनके घर पर आ जाती हैं और आते ही घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालने लगती हैं। कविता दीदी, चलो आप और मैं खाना बना लेते हैं, बाकी सेजल सबके कपड़े धो लेगी और आरती नंदिनी दीदी घर की साफ सफाई कर लेंगी। ठीक है काजल, चल हम दोनों खाना बना लेते हैं। वह जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती हैं, घर में राशन खत्म हो चुका था। वह दोनों अपनी सास से जाकर राशन खत्म होने के बारे में बताती हैं। कोई बात नहीं बहू, शाम को मेरे 5 बेटे आ जाएंगे तो पैसे लेते हुए आएंगे, मैं उनसे घर का राशन मंगवा लूंगी। अभी जो है उसमें गुजारा करने की कोशिश करो। घर में सिर्फ चावल होते हैं, जिसके चलते काजल और कविता सूखे चावलों में ही नमक मिर्च मिलाकर बना देती है। वहीं दूसरी तरफ आरती और नंदिनी दोनों बहनें घर के सारे काम करके फ्री हो जाती हैं। शाम को जब उनके 5 पति घर पर लौटते हैं, उन्हें उनकी उस दिन की दिहाड़ी तक नहीं मिलती। क्या हुआ? तुम 5 का चेहरा इतना मायूस क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? पिताजी, आज मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। कई दिनों से इसी तरह चल रहा है, काम करने के बाद पैसे देते ही नहीं है। लगता है कंपनी यहाँ से जाने वाली है। हाँ पिताजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी उर्मिला ठंड में कपकपाते हुए कहती है, ओहो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। इस ठंड ने तो मेरी जान ही निकाल दी। कैसे ठंडी ठंडी हवा छत से भी तरा रही है और दरवाजे से भी। ये दरवाजा भी टूटा हुआ है। उसी समय मुखिया भी घर पर पहुंच जाता है। अपनी बेटियों को और उनके ससुराल वालों की गरीबी को देखकर मुखिया दुर्गेश, उर्मिला और उसके 5 बेटों से कहता है, अरे ये क्या, तुम लोग इतनी परेशानियों से जूझ रहे हो? देखो जी, तुम हमारे समधी हो और ये 5 तुम्हारे बेटे मेरे भी बेटे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पैसे देकर कुछ मदद करूँ, उससे तुम अपना ये मकान तो बनवा ही लेना। दुर्गेश और उर्मिला पैसा लेने से मना कर देते हैं, जिसके बाद मुखिया चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के अंदर उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जहां दुर्गेश के 5 बेटे काम किया करते थे, वो कंपनी भी बंद होकर बाहर चली जाती है। इसी के चलते एक हरिहर नाम के आदमी से दुर्गेश के 5 बेटे नौकरी के लिए बात करते हैं। अरे भाई साहब देखो, नौकरी पक्की मिल जानी चाहिए। और तुम्हें तो पता है ना हमारे घर के हालात क्या चल रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ से नौकरी के लिए बाहर जा सकें। भाई साहब, यहाँ से बाहर भेजने का जुगाड़ तो आप ही करोगे ना? हाँ, मैं ही करूँगा, चिंता क्यों करते हो? बस तुम्हारी नौकरी की पहली तनख्वाह पर 5% मेरा होगा, बाकी सारी तनख्वाह तुम्हारी। मंजूर है तो बोलो। आप बस हमें भेजने का इंतजाम करो। हम 5 भाई यहाँ से बाहर जाकर काम करेंगे और अपने परिवार को चलाएंगे। हमारे घर में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। हरिहर एक बस की टिकट लेकर उन 5 भाइयों को शहर से बाहर काम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद 5 भाई बस में बैठे हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस बस से वो जा रहे होते हैं, उसी बस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते दुर्गेश और उर्मिला के पास उनके 5 बेटों की मृत्यु होने की खबर आती है। माफ करना बहन, ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल बात यह है कि अब तुम्हारे 5 बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो जिस बस से जा रहे थे, उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गई। कोई नहीं बचा।
यह सुनते ही उर्मिला और दुर्गेश और उनकी पांचों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। हमारे पति इस दुनिया से नहीं जा सकते। अभी तो हमारी शादी ही हुई थी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमारे पति हमारी परेशानियों को खत्म करने के लिए बाहर कमाने जा रहे थे और अब वही इस दुनिया में नहीं रहे। कौन इस घर को संभालेगा? पांचों बेटों के मरने के बाद सबकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं घर की परेशानियों को देखकर उर्मिला की पांचों बहू कहती हैं, माँ जी, अब तो हमारे पति इस दुनिया में ही नहीं रहे, ऊपर से घर में परेशानी चल रही है। अब आप दोनों कब तक इस घर को संभालने की कोशिश करोगे? हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम पांचों मिलकर नौकरी कर लें। हाँ माँ जी, हमें कोई ना कोई काम तो जरूर मिलेगा जिससे हमारा घर चल सके। पहले उर्मिला और दुर्गेश दोनों ही अपनी बहू को बाहर काम करने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में वह घर की परेशानियों को देखकर उन्हें काम करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद वह पांचों मिलकर यहाँ वहाँ काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। वहीं सेजल एक अमीर घर में काम करती है, लेकिन उस घर का खर्चा नहीं चल पाता, जिसके चलते वह पांचों परेशान होकर अपनी सास से कहती हैं, जी हमें कहीं काम नहीं मिल रहा और केवल सेजल के काम करने से घर नहीं चल रहा। क्यों ना हम जंगल से लकड़ियां काट कर उनके कुछ बनाकर बेचना शुरू करें, क्या पता हमारा यही काम चल पड़े। हाँ बहू, लकड़ियों का काम तो मुझे भी आता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पांच बहू मिलकर अपनी सास के साथ जंगल में जाती हैं और वहां से लकड़ियां काट कर ले आती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपनी पांचों बहू के साथ मिलकर लकड़ियों का काफी कुछ सामान बनाती है, जैसे लकड़ी की टोकरी, लकड़ी का चकला, बेलन, लकड़ी के खाने के बर्तन और भी काफी चीजें। इसके बाद वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाती है। ले लो ले लो ले लो, घरेलू सामान ले लो, लकड़ी का घरेलू सामान ले लो, ऐसा लकड़ी का सामान आपने कहीं नहीं देखा होगा। नंदिनी के इस तरह आवाज लगाने पर वहाँ धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगती है। सभी लोगों को लकड़ी से बना हुआ सामान बहुत पसंद आता है, जिसके चलते पहले दिन पर ही उनके बनाए हुए लकड़ी के सारे सामान बिक जाते हैं। लेकिन जब वह घर पर वापस लौटती हैं तो उनका मकान मालिक घर के बाहर ही खड़ा होता है, उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है। क्या हुआ, तुम पांचों आ गई? अपनी सास की मदद करो घर के अंदर ये सारा सामान निकालने के लिए। किराया तो तुम देते नहीं हो, इसलिए अब मैं तुम्हें और इस घर में नहीं रहने दे सकता। ये मकान मुझे आज के आज खाली चाहिए। मकान मालिक उन लोगों को घर से बेघर कर देता है, जिसके चलते उन्हें अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ता है, जहां जंगल ही जंगल होता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते उर्मिला की बहू उससे कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ रहने का इंतजाम कर ही लेंगे। जब हम लकड़ी से इतना कुछ बना सकते हैं तो हम लकड़ी का घर भी बना सकते हैं। पांचों बहू मिलकर अपने टैलेंट को दिखाती हैं और वहीं जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके लकड़ी का एक बहुत ही ठोस और मजबूत घर बना लेती हैं, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं तक नहीं आती। अब वह जंगल से ही लकड़ियां इकट्ठी करके रोजाना लकड़ी की वस्तुएं बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। इसी के चलते हुए अच्छा खासा कमाने लगती हैं और उनकी दिन प्रतिदिन परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसी के चलते एक दिन उर्मिला के पांचों बेटे उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं। मेरी आंखें कोई सपना तो नहीं देख रही, क्या मेरे सामने सच में मेरे पांचों बेटे खड़े हैं? ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने तो कहा था कि तुम्हारी बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वह खाई में गिर गई है। लेकिन हम लोग उस एक्सीडेंट के दौरान बच गए थे और शहर पहुंच गए थे। वहां हमने खूब मेहनत करके काम किया और पैसे जोड़े और हम बहुत सारे पैसे लेकर आए हैं। अब यहाँ हम अपना खुद का घर खरीदेंगे और अपना खुद का काम भी करेंगे। पांचों बेटे लाए हुए पैसों से अपना घर खरीदते हैं और बचे हुए पैसों से वह अपनी एक दुकान खोलते हैं, जिसमें वह पांचों अपनी पत्नियों के साथ लकड़ी की वस्तुएं बनाकर भेजते हैं। इसी के चलते अब सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। गवार ससुराल में मॉडर्न बहू की पहली सुहाग रात। मालिक, मुझे काम पर से मत निकालिए। अगर आपने मुझे काम पर से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? तुझे काम तो आता ही नहीं है, मैं तुझे रखकर बेकार में अपनी कंपनी को लॉस में क्यों डालूं? देख, तू कहीं और नौकरी ढूंढ ले, मैं तुझे अपने यहाँ और अब नहीं रख सकता।
अनुराग का मालिक उसे इस तरह बोलकर नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद अनुराग परेशान होकर वापस घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी राधिका अपने बेटे को चुप करवा रही होती है। चुप हो जा मुन्ना, तेरे पिता आते ही होंगे पैसे लेकर। राधिका ऐसा कहती ही है कि तभी वहां अनुराग आता है। उसका मायूस चेहरा देखकर राधिका बिन कुछ कहे ही काफी कुछ समझ जाती है। राधिका, अब मेरे पास नौकरी भी नहीं रही, कैसे मुन्ना की परवरिश करूंगा मैं? कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको देखकर मैं सब समझ गई। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सोने का मंगलसूत्र है, इसे बेच दीजिए और अपना खुद का कुछ काम शुरू कीजिए। नौकरी कब तक करोगे? राधिका की बात मानकर अनुराग उसका मंगलसूत्र बेच देता है और उसके बाद वह एक ठेला लगाकर सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। सब्जी बेच बेच कर वह अपने बेटे नैतिक को बड़ा करता है और उसे पढ़ाता है, लिखाता है। मैट्रिक पास होने के बाद अनुराग और राधिका दोनों अपने बेटे नैतिक को आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर से बाहर भेज देते हैं। बेटा, अब तुम्हें हमारा सपना पूरा करना है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही हमारे घर की परेशानियों को ठीक कर सकते हो। अनुराग और राधिका दोनों ही मेहनत करके पैसे कमाते हैं और शहर में अपने बेटे नैतिक को पैसे भिजवाते रहते हैं। देखते ही देखते नैतिक शहर में अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेता है और बड़ा हो जाता है। उसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है, जहां वह नौकरी करके पैसे जोड़ता है। आज मैं माँ पिताजी को घर जाकर सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मैं पूरे 10 साल के बाद अपने घर पर जा रहा हूँ। नैतिक अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। माँ पिताजी, आप कैसे हो? आपको देखे बिना पूरे 10 साल हो गए। नैतिक भैया आ गए, नैतिक भैया आ गए। भैया, क्या आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए शहर से? उन दोनों को देखकर वह अपने माता पिता से कहता है, ये दोनों बच्चे कौन हैं और मुझे भैया क्यों बोल रहे हैं? ये दोनों बच्चे छोटे तुम्हारे भाई बहन हैं। तुम्हारे जाने के बाद ये दोनों जुड़वा इस दुनिया में पैदा हुए। हम इसके बारे में इसलिए तुम्हें नहीं बताते थे, कहीं तुम अपने छोटे भाई बहन के बारे में जानकर परेशान ना हो जाओ। पिताजी, भला ये भी कोई बात छुपाने की थी? आपको तो ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है और अब मैं पैसे जोड़कर आपको भिजवाता रहा करूंगा। नैतिक अपने दोनों छोटे भाई बहन के साथ खूब मस्ती से खेलता है। अपने टूटे फूटे घर को देखकर उसे अपना बचपन भी याद आ जाता है। कुछ ही दिन में वह वापस शहर पहुंच जाता है, जहां वह नौकरी करने लगता है। वहीं कुछ समय से उसकी कंपनी को उसके बॉस की बेटी टेक ओवर कर लेती है। नैतिक, सारी की सारी फाइल्स अभी के अभी मेरे कैबिन में लेकर आओ। जी मैडम, अभी लेकर आता हूँ। शनाया के कहने पर नैतिक कमरे में सारी फाइल्स लेकर आ जाता है। ओके, ये सब और कब तक चलता रहेगा, मुझे समझाओ। मैं तुम्हें काम के बहाने कब तक इस तरह से अपने कैबिन में बुलाती रहूंगी? आप ये क्या बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब। तुम्हारी अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नैतिक शनाया की ऐसा बोलने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता। हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और मेरे 2 भाई बहन भी हैं। गांव में मेरा परिवार है। शादी के बाद मैं वहीं रहूंगा। शनाया को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, जिसके चलते वह मॉडर्न होकर भी नैतिक से शादी कर लेती है और उसके साथ शादी के बाद अपने ससुराल गांव में आ जाती है। अरे ये क्या नैतिक, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। अरे तुम्हारे घर में तो केवल एक ही कमरा है। नैतिक, ये लड़की कौन है और ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी बहू है। मुझे माफ करना माँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं आपको कुछ बता सकता। मैं शनाया से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करके उसे यहाँ ले आया। अरे बेटा, मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। हमारे कितने सारे अरमान थे तेरी शादी को लेकर। खैर कोई बात नहीं, चलो बहू अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। अरे वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन
इस कमरे में आप सोने वाली हो या फिर मैं? अरे बहू, काहे चिंता कर रही हो? ये देखो, मैं अभी इस कमरे को 2 कमरे में बांट देती हूँ। राधिका बीच में पर्दा टांग देती है। ओह माय गॉड, आप लोग पागल हो गए हो क्या? आज मेरी सुहाग रात है और एक ही कमरे में मैं अपनी सुहाग रात कैसे मनाऊंगी? थोड़ा भी सेंस है आप लोगों के अंदर? अरे बहू रानी, क्यों परेशान हो रही हो? दोनों बच्चों को मैं जल्दी सुला दूंगी। तुम्हारे बाबूजी वैसे ही 9 बजे खर्राटे लेने लगते हैं। मैं भी जल्दी ही सो जाती हूँ। तुम लोग रात भर अपनी सुहाग रात मनाते रहना। हे भगवान, एक तो ये एक कमरा है, ऊपर से बीच में एक पर्दा टंगा है, दूसरी तरफ ना तो सुहाग रात की सेज है और ना ही बिस्तर। अरे बहू, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, अभी ही बना देती हूँ। अरे सुनते हो, कहाँ गए? जल्दी से यहाँ आओ। बहू बेटे के लिए उनकी सुहागरात की सेज तो बनवाने में मेरी मदद करो। अनुराग थोड़े से गुलाब और गेंदे के फूल ले आता है, जिसके बाद राधिका कमरे की दूसरी तरफ बिस्तर लगा देती है। दोनों पति पत्नी मिलकर फूलों से एक तरफ बिस्तर को अच्छे से सजा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ अनामिका सभी के लिए खाना बनाने लगती है। मैंने सभी के लिए खाना बना दिया है, आप सभी आकर खा लीजिए। हे भगवान, ये कैसा गरीबों वाला खाना है? अब क्या मुझे इस घर में इस तरह का खाना खाना पड़ेगा? राधिका को ये सुनते ही बहुत बुरा लगता है। हम लोग गरीब हैं, रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। तुम्हें भी हमारे साथ इसी तरह एडजस्ट होना होगा। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। अच्छी खासी मॉडर्न लड़की होकर मैं इस गंवार परिवार में कैसे आ गई? शनाया गुस्सा होकर पर्दे के पीछे अपनी सुहागरात की सेज पर जाकर बैठ जाती है। तो वहीं अनुराग और राधिका अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाकर चटाई बिछाकर दूसरी तरफ सो जाते हैं। जिसके बाद नैतिक शनाया के पास जाता है। शनाया, माँ बाबूजी और बच्चे सब सो गए हैं, चलो हम सुहागरात मनाते हैं अपनी। इस पर्दे के पीछे मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो। तुम जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। सही कहा तुमने, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। इधर नैतिक और शनाया आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां उनकी बातें सुनकर राधिका की नींद खुल जाती है और वह पर्दे के दूसरी तरफ कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। हमारी इस गरीबी के चलते हमारी बहू को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है और मेरा बेटा भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। राधिका चुपचाप जाकर सो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। तो वहीं रात को शनाया को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पूरी रात वह जैसे तैसे करके काटती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका अपने बेटे के फोन में यूट्यूब चलाकर अपनी बहू के लिए मॉडर्न खाना बनाने की कोशिश करती है। तो वहीं अनामिका घर की साफ सफाई कर रही होती है। शनाया की नंद उससे कोई काम नहीं करवाती, बल्कि उसे खूब सारा प्यार करती है। उनका यह प्यार देखकर शनाया को बहुत अच्छा लगता है। मेरे ससुराल वाले बेशक गवार हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि सुहागरात के लिए एक सिंगल कमरे में कपल को अकेला छोड़ना होता है, लेकिन फिर भी इतने गवार होने के बाद इनका दिल बहुत साफ है। मैं ही नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। शनाया एक बहुत अमीर बाप की औलाद थी, इसलिए वह अपने पिता से अपनी परेशानियां बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके पिता उसे पैसों से कुछ मदद करते हैं और शनाया अपने पति के साथ मिलकर अपने गरीब ससुराल के घर को दोबारा से 2 मंजिल तक बनवा लेती है। इसके बाद नीचे अनुराग, राधिका, राजू और अनामिका रहते हैं। तो वहीं ऊपर शनाया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।